अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास लाया हूँ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर नंबर 1, जिसको कहते हैं पार्टीज़ टू सूट। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से लोग सूट के अंदर पार्टीज़ हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर कि अगर एक प्लेंटिव पार्टी बनता है या दो बनते हैं, तीन बनते हैं, कितने होते हैं, या वो एज ज्वाइंटर या वो इकट्ठे होके पार्टी बन जाते हैं, एज अ प्लेंटिव बन जाते हैं, या वो इकट्ठे होके डिफेंडेंट बन जाते हैं, या एक डिफेंडेंट भी हो सकता है और कई डिफेंडेंट भी हो सकती है। और जो कोर्ट है वो किसके बारे में जजमेंट दे सकता है, वो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट दे सकता है, या अगर ज्वाइंटर हुई हुई हैं पार्टीज़ तो उनके अगेंस्ट जजमेंट दे सकता है। तो इस हवाले से हमें ऑर्डर नंबर 1 के अंदर इसके बारे में पता लगेगा कि बाज़ औक़ात कि हमें किस किस तरह के जो मामलात हो सकते हैं वो पेश आ सकती हैं एक केस के स्टार्ट के अंदर। ऑर्डर नंबर 1 हमें इसके बारे में बताएगा, ख़ास तौर पे इसकी पार्टीज़ के हवाले से। इसका स्टार्ट ये है कि पार्टीज़ टू सू, रूल नंबर 1 है इसका, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव्स, कि कौन लोग प्लेंटिव बन सकते हैं, प्लेंटिव के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। All persons may be joined in one suit as plaintiffs in whom any right to relief in respect of arising out of the same act or transaction or series of act or transaction is alleged to exist whether jointly, severally or in alternative, whether if such persons brought separate suits any common question of law or fact would arise। तो कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो पार्टी बन सकता है एज अ प्लेंटिव के तौर के ऊपर जिस शख्स का भी किसी मसले को लेके कोई अफेक्ट या राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहा है, या उसका उस एक्ट या ट्रांजेक्शन के साथ जो वाक़या हुआ है या जो मामला है उसके साथ किसी भी किस्म का लिंक है जिसकी वजह से उसके किसी राइट को कोई नुकसान हो रहा है, तो वो इसमें पार्टी बन सकता है। और साथ में सिर्फ एक शख्स नहीं बन सकता, अगर उस मामले से रिलेटेड कई लोग हैं तो वो कई लोग भी इसके अंदर पार्टी बन सकते हैं एज ए प्लेंटिव के तौर के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर उसमें राइज हो रहा होगा कॉमन। फिर इसका रूल नंबर 2 आता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, कि जो कोर्ट की क्या पावर है कि सेपरेट ट्रायल्स को करने के हवाले से। वो कहता है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट डैट एनी ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिव में एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट। वो कहता ये है कि अगर कोर्ट के सामने ये चीज़ वाज़िया होती है कि कोई भी पार्टी या कोई भी ज्वाइंटर जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ मिलकर अगर ज्वाइंटर बन गए हैं, उनकी ये कोशिश है कि हम क्या करें कि ट्रायल में डिले लेके आएँ, या उसमें ट्रायल को या किसी को उनका एम्बेरस करना मकसद है कोर्ट को या सू के दौरान दूसरी पार्टी को, या आप कह लें कि इसमें जो ज़्यादातर बात देखी जाती है वो डिले करना मकसद होता है, या आप कह लें कि किसी तख़ीर का बहाना करके अपने किसी मामले से फ़ायदा उठाना होता है। द कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स टू द इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, कि कोर्ट क्या कर सकती है कि वो सेपरेट ट्रायल्स को करने का हुक्म दे सकती है। सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट्स, या कोई भी ऐसा हुक्म जो कि उस काम को करने के लिए उसमें तेज़ी ला सकता है। रूल नंबर 3 है इसका, हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट, कि कौन एज डिफेंडेंट के तौर के ऊपर, यानी कि डिफेंडेंट के तौर के ऊपर, यानी कि कोई इल्ज़ाम उस पर लगा, किसी प्लेंटिफ ने लगाया, कोई पार्टी ने सू का दावा किया उसके ऊपर या किसी किस्म का दावा दायर किया, तो उसमें कौन लोग जो हैं उसका डिफेंडेंट बन सकते हैं। कहता है ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट अगेंस्ट होम एनी राइट टू रिलीव इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट। इसमें यह बात है कि अगर कोई भी शख्स, तमाम वो लोग ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट के तौर पे आ सकते हैं अगर कोई उनका राइट किसी भी चीज़ को लेके या किसी मामले को लेके, किसी अमल से लेके, किसी ट्रांजैक्शन या किसी भी कोई ऐसा मामला जिसके अंदर से उनका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, या उनका राइट की आप कह लें कि उसके अंदर उनके राइट को छिन जाने का उन्हें डर है, तो ऐसे के अंदर अगर उनको लगता है कोई ऐसा है इस इलेक्ट्रिसिटी वेदर जॉइंटली सेवरली और इन दी अल्टरनेटिव, या वो इकट्ठे या वो सेपरेटली या इसके अल्टरनेटिव के तौर पे, वेयर इफ सेपरेट सूट्स वर ब्रॉड अगेंस्ट सच पर्सनस एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, या अगर मुख्तलिफ दावे दायर किए गए हैं उस शख्स के अगेंस्ट में डिफेंडेंट के, तो वो क्या कर सकता है, इसमें पार्टी बन सकता है इकट्ठे होके भी। इकट्ठे होने से मुराद ये कि अगर एक दावा दायर किया गया तो वो उसमें अलहदा से पार्टी बन सकता है, दूसरा भी अगर कोई दावा है ये सेपरेट टाइल्स अगर उसके अंदर है तो वो उसके अंदर भी वो जवाबदेह होगा। ये डिपेंड करता ये है कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है उस मामले में इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास आता है रूल नंबर 4,
कोर्ट में गिव जजमेंट्स फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज़ कि जो कोर्ट हो सकती है, अदालत हो सकती है, वो फैसला दे सकती है किसी पार्टी के एक हक में या उसके ख़िलाफ़ या किसी एक पार्टी के अगेंस्ट या किसी जॉइंट पार्टीज़ के अगेंस्ट जो इकट्ठे होकर किसी दावे के अंदर पार्टी बन गई हैं। ज़्यादा जजमेंट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट के जो फैसला है वो दिया जा सकता है बगैर किसी तब्दीली के। फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिव्स एज मे बी फाउंड टू बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ किसी एक या इससे ज़ायद प्लेंटिव जिसको वो समझता है कि उन पे ये लाजिम है कि उनको ये रिलीफ दिया जाए। फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी एंटाइटल्ड टू ऐसा रिलीफ जिसके लिए वो या कोई और उसके लिए एंटाइटल है, पाबंद है। अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट एज मे बी फाउंड टू बी लायबल या फिर वो किसी भी एक या एक से ज़ायद जो डिफेंडेंट है उनके अगेंस्ट अगर उनको समझता है कि ये लायबल है, इस मामले में ज़िम्मेदार है, इनसे गलती हुई है, तो उनको क्या कर सकते हैं, उन पर लाइबिलिटीज़ जो बनती हैं उन पर जो है उनके ख़िलाफ़ वो फैसला दे सकता है डिफेंडेंट के। रूल नंबर 5 है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज ऑल द रिलीफ क्लेम इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट है जितना उसने रिलीफ मांगा है या जितना रिलीफ उससे तवक्को की जा रही है दूसरी पार्टी से कि वो उनसे दे सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये लाजमी नहीं होगा कि कोई भी डिफेंडेंट जो कि उसमें इंटरेस्टेड है उस सूट के अंदर उसके अंदर अगेंस्ट हिम, क्या उसको अगर वो तमाम जो है वो रिलीफ वो जितना वो क्लेम किया जा रहा है उसको वो डिफेंडेंट से लेके दिया जाए या डिफेंडेंट से लिया जाए। रूल नंबर 6 इसका कहता है ज्वाइंटर ऑफ लाइबिलिटीज पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है ये कि जो ज्वाइंटर है पार्टीज़ का अगर वो लायबल है किसी एक सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, द प्लेंटिफ में एट इस ऑप्शन, वो प्लेंटिफ है उसको हो सकता है कि वो अपनी ऑप्शन के तहत अपनी मर्ज़ी के तहत ज्वाइन एज पार्टीज़ टू द सेम सू ऑल और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली। तो कहता ही है कि वह पार्टीज़ जो सू के अंदर मौजूद हैं उनको इकट्ठे होकर उसमें जो है पार्टी बन सकते हैं, या फिर कोई भी शख्स उसके अंदर जो सेवरली जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं वो अलहदा से यानी कि वो अपनी शख्सियात के बजाते खुद भी पेश हो सकते हैं और इकट्ठे होकर ही पेश हो सकते हैं। लायबल ऑन एनी वन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल एक्सचेंज, अगर मिसाल के तौर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मामला है, हुंडी का मामला है, प्रोमिसरी नोट का कोई मामला है, तो उसके अंदर क्या हो सकती हैं, वो एक अलहदा से भी पार्टी बन सकती हैं और इकट्ठे होकर भी पार्टी बन सकते हैं एज ए ज्वाइंटर के तौर के ऊपर। रूल नंबर 7 इसको कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम हुम रिड्रेस इज साउट टू बी साउट, कि अगर मुद्दई जो है उसको इस चीज़ का डाउट हो कि उसने किससे अपने जो मसला है अपने मामला उसकी जो है रिड्रेसल उसे किससे लेनी है, तो ऐसे में क्या होगा, वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही इज इंटेंडेड टू ऑब्टेन रिड्रेस, जब जो प्लेंटिफ है वो इस शक में या उसको किसी किस्म का शुबा है कि जिस शख्स से वो रिलीफ मांग रहा है उसको उससे मांगना भी चाहिए इस इंटेंडेड टू रिड्रेस वो करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, उसको बाद का डाउट होता है कि अगर मैं किसी एक शख्स से मांग रहा हूँ तो क्या इस शख्स से ही मुझे तमाम रिलीफ मिल सकता है, या तो यही शख्स अगर मुझे मेरा मामला सिर्फ इसी के साथ है, तो ऐसे के अंदर क्या होता है वो एक से ज़ायद लोगों को क्या कर सकता है उसमें अपना पार्टी बना सकते हैं और उसको ही में ज्वाइन टू और मोर डिफेंडेंट, वो दो या दो से ज़ायद जो है उसको डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं या उनको वो पार्टी बना सकता है या उनके लिए केस दावा दायर कर सकता है। इन ऑर्डर डैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट इज लायबल, ये जानने के लिए कौन से डिफेंडेंट जो है वो इस मामले में लायबल है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट और किस हद तक, मे बी डिटर्मिन एज बिटवीन ऑल पार्टीज़, और ये भी डिटर्मिन किया जा सकता है उन पार्टीज़ के दरमियान। वो कहता है रूल नंबर 8 है वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। वो कहता है ये है कि कोई भी शख्स वो क्या कर सकता है, वो सू कर सकता है किसी भी यानी कि बाकी पार्टीज़ के बिहाफ के ऊपर भी कर सकता है या डिफेंड कर सकता है या सू कर सकता है बाकी पार्टीज़ के बिहाफ पे, अगर वो उसको अपना कहने के रिप्रेजेंटेटिव या उस शख्स को इस चीज़ के लिए वो नामजद करें, नॉमिनेट करें। Where there are numerous persons having the same interest in the one or more of such person may be with the permission of the court sue or be sued or may defend in such sue or behalf of or for the benefit of all persons so entitled by the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service not easily practicable by public advertisement the court in each case may direct। तो कहता ये है कि कोई एक शख्स वो दावा कर सकता है तमाम लोगों के बिहाफ के ऊपर या कोई एक शख्स डिफेंड कर सकता है बाकी लोगों के बिहाफ के ऊपर किसी खास केस के अंदर जिसके अंदर उसको पार्टी बनाया गया। अब ऐसे में ये होगा तो कोर्ट क्या करेगी, वो ऐसे मसले के अंदर शेल इन सच केस गिव, वो तमाम प्लेंटिफ्स के एक्सपेंस जो होता है या तो वो पर्सनल सर्विस के अगेंस्ट जो है वो नोटिस दे के उसके इंस्टीट्यूशन को बाय वो पर्सनल सर्विस करेगी या फिर क्या करेगी वो तमाम लोग जो कि उससे मुतल्लिका हैं उस मसले के अंदर
उनको सर्विस देना अगर पॉसिबल नहीं होगा। एक टाइम पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है अदालतों के अंदर कि आप सबको सर्विस देना वो थोड़ा मुश्किल होता है कि मुख्तलिफ़ जगह पे अगर मुख्तलिफ़ डिफेंडेंट या प्लेंटिफ रहते हों, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, कोई एडवर्टाइजमेंट भी दे सकती, कोई इश्तिहार भी दे सकती है अखबार में जिसके अंदर उनको नामज़द किया गया और इससे ये होता है, वो अखबार कोई वेल नोन भी हो सकता है, कोई लोकल आपका डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है जिसके अंदर वो लोग रहते हैं रिहायशी। इसी का आगे सब रूल है, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल में अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सूट। कहता है कोई भी शख्स जिसके बिहाफ पर या जिसके फ़ायदे के लिए सूट जो है बनाया जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है, उसका दिफा किया जा रहा है, तो सब रूल 1 के तहत वो कोर्ट में जो है वो अप्लाई करके पार्टी बन सकता है सूट के अंदर। अब रूल नंबर 9 है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर कि no suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of party, and the court may in every right suit deal with the matter in controversy so far as regard to the rights and interests of the parties actually before it। वो कहता ये है कि कोई भी सूट जो है उसको इस वजह से जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, या मिस ज्वाइन नहीं किया जाएगा, नॉन ज्वाइंड उसका नहीं किया जाएगा, यानी क्योंकि वो इकट्ठे होके हैं तो उनको अलग इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार, अगर उस मिसाल के तौर पे कि उस केस में जो राइट्स और इंटरेस्ट हैं, अगर बहुत सी पार्टीज़ अगर एक मिल के अगर आ गई हैं अदालत के अंदर और एक ही उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो हो सकता है कि उसका मिस ज्वाइंटर होता है उनको अलग कर दिया जाए। तो ऐसे के अंदर क्या होगा कि कोर्ट बाज़ औक़ात कर सकती है कि उनको अलहदा पार्टी बनने का भी कह सकती है, क्योंकि उनमें जो राइट्स और इंटरेस्ट उनमें आ रहे हैं, उनके मुख्तलिफ जो मफादात हैं या मुख्तलिफ जो उनके हकूक़ हैं उस केस से रिलेटेड उस दावे के अंदर, वो मुख्तलिफ है, उनको रिलीफ भी मुख्तलिफ ही होगा, उनका केस भी मुख्तलिफ बनता है। तो ऐसे में वो कर सकते हैं मिस ज्वाइंटर भी किया जा सकता है। रूल नंबर 10 है सू इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव कि अगर सू दावा कर दिया जाए किसी गलत मुद्दई की जो है उसका नाम के साथ, तो कहता है वेयर अ सू हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिव और वेयर इट इज़ डाउटफुल वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिव। कहता है कि अगर कोई दावा दायर कर दिया जाए किसी गलत मुद्दई के नाम के ऊपर, या फिर कुछ शक हो, किसी किस्म का शक व शुबा हो कि दावा जिसके लिए दायर किया जा रहा है वो सही बंदा शख्स है भी क्या नहीं, तो कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट की जो अदालत है वो दावे के किसी भी मराहल के दरमियान के मरले के दरमियान इफ़ सेटिस्फाइड दैट द सू हैज़ बीन इंस्टीट्यूट थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, वो कहता है कि अगर वो मुतमिन होती है अदालत कि अगर ठीक है इसमें उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी लेकिन इनसे ही गलती हो गई है, तो अदालत भी, क्योंकि अदालत भी जो है वो एक रैशनल अप्रोच के साथ चलती है, वो देखती है सब पार्टियों को उसने देखना होता है कि किस हर तरह उनको सब में हर किसी के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तो ऐसे के अंदर अगर वो सेटिस्फाई है कि अगर उनसे गलती हो गई, किसी ने जान से कोई मेलाफाइड इंटेंशंस नहीं थी, तो एंड डैट इट इज़ नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर डिस्प्यूट्स और ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड, अगर उसको लगता है कि इंसाफ के तकाजे यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर गलती से अब किसी से गलती से कोई प्लेंटिव बन गया है या कोई प्लेंटिव या डिफेंडेंट में से किसी को ऐसे बंदे को बना लिया गया जिसका केस से उसका ताल्लुक नहीं था, तो अदालत क्या कर सकती है कि वो किसी दूसरी पार्टी जो कि उससे मुतल्लिका जेनवन में थी उसको उसमें इंक्लूड कर सकती है और उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है प्लेंटिव के तौर के ऊपर अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंग, जैसा कि उन तमाम टर्म्स के ऊपर जो कि कोर्ट समझती है कि ये बेहतर है, इस केस की जो है इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी है। आगे इसका सब रूल है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टी, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन of either party and on such terms as may appear to the court to be just order that the name of the any party properly joined whether as plaintiff or defendant be struck out and then the name of any person who's out to have been joined whether as plaintiff or defendant or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to educate upon and settle all the questions involved in the suit। तो कहता है ये कोर्ट किसी भी केस में मरले के अंदर ये उसी की एडिशन है कि कोई भी पार्टी है उसको ऐड कर सकती है मुख्तलिफ पार्टियों को या उनको निकाल सकती है केस के अंदर, अगर उसको ऐसे लगता है कि इनका यहाँ पे पार्टी बनना जो है वो एक सू के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करता, तो अदालत ऐसा कर सकती है। इसी का सब रूल है नो पर्सन शैल बी एडेड एज प्लेंटिव विद सोइंग विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिव अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। तो कहता है कोई भी शख्स जो है उसको एडेड नहीं किया जाएगा प्लेंटिव के तौर पे किसी उसका कोई दोस्त या कोई उसका फ्रेंड का भी नेक्स्ट फ्रेंड है, उसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कोई जिसकी डिसेबिलिटी है वो शख्स जो है अदालत के अंदर नहीं आ सकता, तो वो किसी और का तयन कर या उसको जो है वो उसको ऐड वो किया जाए विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर। अगर उसने उस पर कंसेंट नहीं दी होगी तो अदालत उसकी एडिशन नहीं करेगी, ना ही उसको सब्स्टिट्यूट करेगी। सब रूल नंबर 4 है where defendants added plaintiff to be added where a defendant is added the plaintiff shall unless otherwise the court directs be amended in such manner as may be necessary and amended copies of the summons and of the plaintiff shall be
सर्व ऑन द न्यू डिफेंडेंट एट द कोर्ट थिंग्स फिट ऑन द ओरिजिनल डिफेंडेंट। तो जब ये कोर्ट ये उसकी आगे से फर्दर उसकी एडिशन है कि अगर कोर्ट जो है डिफेंडेंट को ऐड कर लेती है, प्लेंटिफ को अमेंड कर लेती है, तो वो तमाम जो प्रोसीजर उस पहले वाले प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लिए गया था कोर्ट वो करेगी, यानी कि उसको समझ भिजवाएगी, नोटिस भिजवाएगी। वो तमाम जो लवाजमात जो कि सिविल प्रोसीजर के अंदर मेंशन है, जो पार्टी या प्लेंटिफ के तौर पे या डिफेंडेंट के तौर पे किए जाती हैं, वो उनके साथ भी वही सलूक करेगी और वही प्रोसीजर उनके साथ भी किया जाएगा। अगर ये कोर्ट उसको वैसे ही तसव्वुर करेगी जैसे कि वो एक ओरिजिनल डिफेंडेंट के तौर पे ऊपर हो, यानी कि जो पहले डिफेंडेंट था उसी कोई जो नया डिफेंडेंट आ गया उनके वो उसकी कोर्ट ने उसकी एडिशन कर दिया या उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो ऐसे के अंदर क्या होगा कि कोर्ट उसको ओरिजिनल डिफेंडेंट ही समझेगी जो नया बंदा आया होगा, और उसके तमाम जो प्रोसीजर कोर्ट्स के होंगे जो कि डिफेंडेंट को ऐड करने या प्लेंटिफ को अमेंड करने के लिए किए जाते हैं, वो तमाम कोर्ट वो वैसे ही करेगी। उसके अलावा इसका सब रूल है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 19 सेक्शन 22 द प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। तो कहता है ये कि इसमें लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया एप्लीकेशन 1908 के ऊपर कि इसका सेक्शन 22 कहता है कि प्रोसीडिंग्स जो होंगी किसी भी शख्स के खिलाफ जो कि उसमें ऐड किया गया डिफेंडेंट के तौर पे, वो तभी शुरू होंगी जब उसको समन्स जो होंगे सर्विस के, यानी कि समन्स जो होंगे उसको सर्व किए जाएंगे, तभी उसके अगेंस्ट वो सर्विस आगाज हो सकती है। ये आज हमारा टॉपिक था ऑर्डर नंबर 1 पार्टीज़ टू सू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इसको जो है इसको आपको पूरी तरह इसका जो इसकी जो स्पिरिट है इसका जो समझाना इसका जो नॉलेज है इसको डिलीवर करने में कामयाब हुआ होगा, और आप मेरे लिए दुआ करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।